नमस्ते। आज मैं अपनी दादी और पापा का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। इस इंटरव्यू के कुछ सवाल अलग अलग हैं और कुछ एक जैसे हैं। पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है और आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा नाम नलिनी गुप्ता है। मेरा जन्म अजमेर, राजस्थान, इंडिया में हुआ है। मेरा नाम पुनीत कुमार गुप्ता है। मेरा जन्म भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर नगर में 1976 में हुआ था। दूसरा प्रश्न, आपका बचपन कहाँ बीता और आपके कितने भाई बहन थे? मेरा बचपन अजमेर में बीता। मेरे 2 भाई 2 बहन हैं। मेरा बचपन पूरा कानपुर में ही बीता। मेरे 3 भाई बहन हैं टोटल। सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे से छोटी एक बहन है और उससे छोटा एक भाई है। मेरी बहन का नाम अशेषा है और भाई का नाम सुदीप है। हम सबका बचपन कानपुर में ही बीता। स्कूलिंग पूरा कानपुर में हुआ। ग्रेजुएशन तक कानपुर में किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं लखनऊ गया था। तीसरा प्रश्न, आपके बचपन के कुछ मजेदार यादें बताइए। मुझे मूवी देखना बहुत पसंद था। मैं क्लास बंक करके मूवी देखने चली जाती थी फ्रेंड्स के साथ। बचपन की कुछ मज़ेदार यादें बहुत सारी हैं। कितनी बताऊं? 1 2 3 2। बचपन की मज़ेदार यादों में जब स्कूल में थे तो हम सब लोग साइकिल से स्कूल जाया करते थे। हमारा स्कूल काफ़ी दूर था और हम सब दोस्त लोग एक साथ 5-6 दोस्त लोग थे, वो सब साइकिल से स्कूल जाया करते थे। हम लोग को जेब खर्ची के लिए 25 पैसे मिलते थे उस समय, और सब दोस्त लोग 25-25 पैसे इकट्ठा करके सब पैसे इकट्ठा करके किसी दोस्त की बर्थडे वाले दिन उस दोस्त को एक बेकरी थी वहाँ पे जा कर के हम लोग पैटीज़ और पेस्ट्री खाया करते थे। लेकिन वो सब पैसे इकट्ठा करके अपने आपस में उसको पार्टी देते थे। और हम लोग कभी कभी स्कूल में जब छुट्टी हो जाती थी जल्दी, और वो ऐसी शेड्यूल छुट्टी नहीं होती थी, जब कभी अचानक छुट्टी हो जाती थी जल्दी, तो हम लोग घर वापस नहीं जाते थे। हम लोग खेलते रहते थे पूरे दिन भर जब तक स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता था, तब तक के टाइम तक। और फिर बाद में स्कूल से घर जाते थे। किसी को बात पता नहीं चलती थी क्योंकि घर तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जाती नहीं थी, तो हम लोग बस छुट्टी होते ही खेलना शुरू कर देते थे। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने मास्टर्स किया है और टीचर ट्रेनिंग की है। मैंने हिस्ट्री में मास्टर किया है और बीएड किया है साथ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मास्टर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस में। ये एक ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स होता है जो मैंने किया है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन कानपुर में हुई। थर्ड क्लास तक मैं एक स्कूल में था, उसका नाम था किरण नूतन बालघर। उसके बाद सेकंड क्लास से लेकर के 5th क्लास तक मेरा दूसरा स्कूल था, उसका नाम था सरस्वती शिक्षा मंदिर। फिर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेरा स्कूल था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर का बहुत ही बड़ा और काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है उसमें। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया क्राइस्ट चर्च कॉलेज से। 1997 में ग्रेजुएशन किया और 1997 से लेकर के सन 2000 तक मैंने MCA का कोर्स किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर मैं हॉस्टल में रहता था। और फिर सन 2000 में मैंने अपना MCA का कोर्स पूरा करके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। और आपकी शादी कब और कहाँ हुई? मेरी शादी 1974 में कानपुर में हुई। मेरी शादी सन 2003 में स्मिता गुप्ता के साथ कानपुर में हुई थी। सन 2003 नवंबर में हमारी शादी हुई और कानपुर में सब लोग परिवार के साथ बड़े अच्छे तरीके से शादी हुई थी। आपके करियर के बारे में बताइए। मैंने अपना करियर सन 2000 में टाटा इन्फोटेक नाम की कंपनी के साथ स्टार्ट किया था और वो नोएडा में स्थित थी उस समय।
सन 2000 से लेके सन 2005 तक मैं टाटा इन्फोटेक में था। 2005 से लेकर के 2010 तक मैंने पटनी कंप्यूटर्स करके एक और फर्म है उसमें काम किया। इस बीच मैं 2007 से 2009 दिसंबर तक अमेरिका में था, शिकागो में। फिर 2010 में मैंने पटनी छोड़ के आई गेट ज्वाइन करी। 2010 से लेकर के और अभी तक मैं आई गेट और कैपजेमिनी के साथ हूँ। 2012 में मैं अमेरिका आया वापस वीज़ा पे, और तब से मैं इधर ही हूँ वेस्टबोरो में। कंसल्टिंग काम है पूरा, और डेजिग्नेशन से मैनेजर हूँ, और ई कॉमर्स सिस्टम्स डेवलप करते हैं हम लोग एज अ प्रोजेक्ट्स। आप अमेरिका में कहाँ घूमने गए हैं? अमेरिका में हम लोग 2012 से अभी तक हैं, और उसके पहले 2007 से 2009 तक थे। इस बीच में हम लोग बहुत जगह घूमे अमेरिका में, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर। हम लोग डिज्नी वर्ल्ड गए, हम लोग शिकागो में थे काफ़ी टाइम तक। शिकागो बहुत ही सुंदर सिटी है, और शिकागो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सिटी है। उसके अलावा हम लोग नायग्रा फॉल्स देख के आए। नायग्रा फॉल्स भी बहुत सुंदर जगह है। हम लोग सेंट लुइस का आर्क देखने गए थे, बहुत ही सुंदर आर्क है वो, और बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग की एक क्या कहें, इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा नमूना है। सेंट लुइस का आर्क काफ़ी बड़ा है। और शिकागो में बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छे म्यूज़ियम्स थे। सीएस टावर बहुत ही ऊंचा टावर है, और वहाँ पर उन्होंने एक डेक बनाया हुआ है जिसमें आप बैठ सकते हो। कांच का डेक है, काफ़ी डरावना लगता है देखने में, लेकिन बहुत ही एडवेंचरस है। डिज्नी वर्ल्ड बहुत सुंदर जगह है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। जब भी आप जाएं तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा वहाँ पर। लीशा को काफ़ी अच्छा लगा था। लीशा जब गई थी वहाँ पर, छोटी थी, बट लीशा ने बहुत इन्जॉय किया था वहाँ पर। के बाद आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरी शादी कानपुर में हुई थी। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरी मदर इन लॉ टीचर थी। फादर इन लॉ भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और एक मेरी सिस्टर इन लॉ थी। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरी पत्नी स्मिता गुप्ता, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है MSc स्टैटिस्टिक्स में। सबसे बड़ी बच्ची का नाम लीशा गुप्ता, और छोटे बेटे का नाम शारव गुप्ता। लीशा का जन्म इंडिया में हुआ था, इलाहाबाद में, पर वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अमेरिका में ही थी हमारे साथ। सारी उसकी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और अभी तक की सारी एजुकेशन US में ही हुई है। वो अभी क्लास 7th में है और वेस्टबोरो स्कूल में जाती है। शारव 6.5 साल का है और किंडरगार्टन में है। उसकी भी सारी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन US में ही हुई है, और वो साथ में ही है हमारे वेस्टबोरो स्कूल सिस्टम में ही जाता है वो भी। आपके कितने बच्चे हैं और वे अब कहाँ हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। मेरा एक बेटा तो US में है, वेस्टबोरो में। एक मेरे साथ रहता है। मेरी बेटी यहीं नोएडा में रहती है। अब आज के बच्चों को क्या सलाह देंगी? आज के बच्चों को यही सलाह दूंगी कि समय के साथ चलना है और सिंसियरिटी से काम करना है, अपना वर्क, और ऊंचा उठना है। ठीक है। आज के बच्चों को ये सलाह देना चाहेंगे कि सिंसियर रहें, डिसिप्लिन में रहें थोड़ा, और अपने माता पिता की बातें मानें। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपोज होने के लिए, आईफोन्स, आईपैड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने सारे हैं गैजेट्स आसपास। उसका अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और पढ़ाई में और अपना नॉलेज बढ़ाने में बहुत अच्छे तरीके से उनका यूज़ हो सकता है। तो बस बच्चों से यही है कि अपना थोड़ा डिसिप्लिन में रहें और अपने कैरियर के बारे में अच्छे से सोचें। अब आपके लिए एक प्यारा सा इंटरव्यू है। क्या है और आपका जन्म कहाँ हुआ?
मेरा नाम है शारफ। मेरा जन्म हुआ था यूएस में। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मेरे पास एक बहन है और 3 बहन है। आई थिंक नहीं, हाँ 3 बहन है और दो ब्रदर, अर्ना, प्रेशा, लीशा, राम, I don't know that. कौन से क्लास में पढ़ते हो? K1, आपकी टीचर का नाम क्या है? Mrs. Gordon। स्कूल में क्या करना अच्छा लगता है? प्ले ग्राउंड में खेलना अच्छा लगता है। खाने में घर में फ्रोजन पराठा। अपने दोस्तों के बारे में बताइए। मेरा एक दोस्त है स्कूल में जो मेरे साथ बातें करता है और दो दोस्त है स्कूल में। एक का नाम वैस है, एक का नाम लॉकनेट, और एक और घर वाले 2 फ्रेंड्स भी है, पनेट और साकिट। तो अपने खाली समय में क्या करना पसंद है? फ्री टाइम। मुझे रोब्लॉक्स खेलना अच्छा लगता है। बड़े होकर क्या बनना है? कॉप, क्यों? क्योंकि उसके पास एक गाड़ी होती है जो मेरे पास ऐसे गाड़ी होगी जो ऐसे गन है उसके टॉप पे, और फिर ऐसे लैम्बोर्गिनी है। कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी साहू है। यहाँ मेरी मम्मी राजश्री साहू है। मेरे मम्मी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हम उनके साथ बात करके उनके बारे में कुछ जानते हैं। मामा, जब आप मेरी उम्र के थे तो आप खाली समय पर क्या क्या खेलते थे? जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम परिवार के साथ बहुत सारा समय बिताते थे और शाम को फिर दोस्तों के साथ जाके बहुत सारा खेल खेलते थे। हम सब मिलके लुक्का छुपी, कबड्डी, हॉपस्कॉच और बीस अमरूद, खो खो, ऐसे बहुत सारा गेम खेलते थे। मामा, ये मेरा प्रिय प्रश्न है। आप इतनी अच्छे तरह से खाना बनाना कैसे सीखे? पहले तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, पर शादी के बाद अपने आप सब सीख गई। पहले तो बहुत मुश्किल होती थी कुछ बनाने में, पर अपने आप हो गया सब। ये तो लड़कियों की कला होती है कि जल्दी से सीख जाते हैं सब। आप कोरोना लॉकडाउन में अपने आप को कैसे व्यस्त रखते हो? इस लॉकडाउन में खुद को व्यस्त रखने के लिए सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, फिर दिन भर मैं यूट्यूब से सब खाना बनाना सीखती हूँ और कुछ कुछ पकवान बनाती रहती हूँ घर पे। फिर शाम को तुम्हारे साथ बैठ के लूडो खेलते हैं और एक्सबॉक्स में सब मिलके बॉलिंग खेलते हैं। और फिर बाकी टाइम में मैं दिन में तो मूवीज देखती हूँ और सीरीज देखती हूँ, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और फिर दिन में जब टाइम होता है तो इंडिया में बात कर लेती हूँ। अभी इंडिया में सब लोग लॉकडाउन के लिए सब लोग के पास बहुत फ्री टाइम रहता है तो अच्छे से बात भी हो जाती है। धन्यवाद मामा मेरे साथ बात करने के लिए। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम फॉर यू। मैं अपनी फुफेरी बहन शेजार साधु का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। ये इंडिया से अमेरिका पढ़ने आए हैं और अभी हमारे साथ रह रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शेजू दीदी के बारे में और जान पाऊँगी। आप किस कॉलेज में जाते हो? यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड में जाती हूँ। अच्छा, और आपको URI के बारे में सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन एक चीज़ इन पर्टिकुलर जो पसंद है वो है इंजीनियरिंग बिल्डिंग, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस मेजर हूँ, इंजीनियरिंग नहीं। लेकिन जब मैंने वो बिल्डिंग को पूरे बनते हुए देखा है, क्योंकि वो पहले नहीं थी,
और मेरे सामने ही उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ और मेरे लास्ट ईयर तक वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ और मैंने उस बिल्डिंग में बहुत लैब वर्क का काम किया है। और वो लैब वर्क का काम करते हुए मैंने अपना सबसे पहला पेपर पब्लिश किया है, जो मैं हमेशा याद रखूँगी, जिसकी वजह से मुझे वो बिल्डिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। आपका मुख्य विषय क्या है मेरे 2 मुख्य विषय हैं, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस। और उन दोनों में फ़र्क क्या है? उन दोनों में बहुत फ़र्क है। कंप्यूटर साइंस में मेजर में आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में सिखाते हैं और बेसिक कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखाते हैं और ये सिखाते हैं कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करा जाए और उसको कोड में कैसे लिखा जाए आफ्टर ये जान के कि उसको कैसे सॉल्व करना है। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस होते हैं, जिसमें से एक डेटा साइंस है, जिसमें आपको ये सिखाते हैं कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है, जिसमें आपको बहुत सारा डेटा दिया जाता है और आपको अब बताना होता है कि इस डेटा के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जो यूज़फुल हो। आपका कंप्यूटर साइंस में पसंदीदा प्रोजेक्ट क्या था? मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोजेक्ट निश्चित रूप से था जो मैंने पेपर लिखा था। उस पेपर पे मैंने एक समर और एक सेमेस्टर में काम किया था और समर के शुरू में मैंने उसमें ऐप डेवलपमेंट का काम किया था इंजीनियरिंग बिल्डिंग में और उसके बाद हमने लोगों से जाके अपने फ्रेंड्स के पास जाके डेटा कलेक्ट किया था उस ऐप के यूज़ के लिए और फिर उस ऐप के डेटा को एनालाइज किया था, जो कि मेरे फील्ड में मेरे मेजर में दोनों फिट होता है। इसीलिए मुझे ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है और इस प्रोजेक्ट में मुझे मेरा पहला पेपर भी मिला था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मुझे और भी ज़्यादा पसंद आता है। आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद है या नहीं? मुझे ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का एनवायरनमेंट और रियल क्लासेस का एनवायरनमेंट कुछ और ही होता है। हालांकि मेरा मेजर भी ऐसा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि उनको ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा पसंद है और उनकी पूरी की पूरी डिग्री ही ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमें यहाँ आके मिलता है और क्लास जाके मिलता है और वहाँ के एनवायरनमेंट में मिलता है, वो एक्सपीरियंस हमको ऑनलाइन घर पे बैठ के नहीं मिल सकता है। एक पॉइंट इसका ये है कि घर पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं या आपके भाई बहन होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। हालांकि आप उनको पता है कि आप क्लास में हो, लेकिन वो फिर भी पीछे से आके आपको तंग करते हैं और वो पीछे से आके फिर भी आपको तंग करते हैं और बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। लेकिन ये एनवायरनमेंट आपको जब आप फिज़िकल क्लास में जाते हो तो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपके बाकी के सारे बच्चे हैं वो भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, ना कि कुछ और। तो इस वजह से जो कंसंट्रेशन होता है वो वहाँ की फिज़िकल क्लास में ज़्यादा होता है और सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। ऑनलाइन क्लास में जब किसी को क्वेश्चंस पूछने होते हैं प्रोफेसर से, तो या तो वो चैट में डालते हैं या तो उनको अनम्यूट करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास का एक ये भी बुरा फ़ायदा है कि आप वो 10 मिनट या 5 मिनट अपने दोस्तों के साथ क्लास के पहले इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको और आप एकदम ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो लोगों से ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट जब मेरी पहली ऑनलाइन क्लास हुई थी तो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसमें हमेशा इंटरनेट प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो भी एक पॉइंट है जो मुझे ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरे बच्चों की शक्लें बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी और ना ये हो रहा था कि वो लोग एक्चुअल में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आप आगे पढ़ना चाहते हो? हाँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पीएचडी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी ड्रीम जॉब्स है जिनमें मैंने देखा है वो सब में ये रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है कि आपको पीएचडी है। बहुत लोगों को ये लगता है कि लोग
जब जॉब करने जाते हैं इंडस्ट्री में तो उनको ये लगता है कि डिग्री की ज़रूरत ही नहीं होती है, बट ये सच नहीं है। और ये सिर्फ ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन जब कोई अपनी पसंदीदा जॉब के लिए अप्लाई करने जाता है और उनका जॉब डिस्क्रिप्शन देखता है तो उनको क्लियरली पता लगता है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, और इस वजह से मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई के अलावा खुद के लिए क्या करते हो? मैं कभी कभी पियानो बजाती हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने वापस चालू किया इस क्वारंटीन टाइम में, और कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि जब कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं कभी कभी पियानो के गाने बजाना स्टार्ट कर देती हूँ। और इससे मुझे ये भी पता चला है कि आपको अगर कोई गाने अच्छे से एकदम परफेक्टली सीखने हो तो आप उसको रिकॉर्ड करें, और जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और किसी सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं तो उससे आपका मोटिवेशन लेवल भी बहुत बढ़ता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे डालने से क्या होता है कि आपका ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छा ही करना है, तो आप अच्छा करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं और फिर आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छे से आ जाती है। मुझे आज ऐसा एहसास पहली बार ही हुआ था जब मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपना पियानो बजाना वापस चालू किया था। और अब मैं कभी कभी हर दिन तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं एक पूरा गाना ठीक से अच्छे से सीख सकूँ। आपका ड्रीम जॉब क्या है? मैंने कोई टाइटल नहीं सोचा है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं करना क्या चाहती हूँ। ऐसा मुझे, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे बहुत पढ़ना है तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें प्रोफेसर बनना है, तभी तुम ये करो, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ऐसा ये सच बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी मैंने अपने जॉब के लिए डिस्क्रिप्शंस देखी है, जिस फील्ड में मुझे काम करना है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, जो होती है कि आपको पीएचडी डिग्री की ज़रूरत होती है। और ये खाली प्रोफेसर्स के लिए नहीं है, ये जॉब्स के लिए भी है इंडस्ट्री में। और मैं ऐसा जॉब ढूंढना चाहती हूँ, चाहे जिस भी कंपनी में हो, जहाँ पे मुझे रिसर्च करना हो और बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, डेटा एनालाइज करना हो, कोई सा भी डेटा एनालाइज करना हो जिसमें बहुत मशीन लर्निंग यूज़ हो, और बहुत पेपर्स पब्लिश करने का मौका मिले। आप एक डेटा साइंटिस्ट होकर आपको क्या लगता है कि इस कोरोना वायरस का समाधान क्या हो सकता है? सिर्फ एक डेटा साइंटिस्ट की तरफ से तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसमें लोगों ने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं कोरोना वायरस के समाधान के लिए। ये नहीं कहूँगी कि वो सॉल्यूशंस है, बट ये ज़रूर कहूँगी कि वो प्रॉब्लम को कम कैसे होता है वो है, क्योंकि इसका तो एक मेडिकल सॉल्यूशन ही बन सकता है, ताकि लोग वो मेडिकल सॉल्यूशन से बेटर हो। कुछ एग्जांपल्स इसके ये है कि लोगों ने ट्रैकिंग डिवाइस सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं बहुत सारे कोरोना वायरस के लिए, जो जिससे कि लोग पेशेंट्स कहाँ जा रहे हैं फ़ोन से उनको ट्रैक करते हैं। ऐसी योजना मैंने सिंगापुर में देखी है। और इस ऐप में बहुत सारा डेटा एनालिटिक्स यूज़ होता है, क्योंकि लोगों को ट्रैक करने के लिए बहुत सारी मशीन लर्निंग नॉलेज चाहिए होती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और उससे जो डेटा आता है फिर उसका मतलब भी उनको समझाना होता है, जो कि जनरल पब्लिक को समझ आए। और उन्होंने ये भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आजकल मैंने देखी है जो ये ट्रेस करती है कि जब आप कॉफ करते हैं तो वो जो कॉफ की डिस्टेंस है वो रूम में कहाँ जाती है। ऐसा मैंने एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे विजुअलाइजेशन टेक्निक भी देखी थी। और मेरे यूनिवर्सिटी में जो मेरा लैब है वहाँ पे एक 3D प्रिंटिंग लैब है, जहाँ पे हम लोग फेस मास्क और
3D प्रिंट करे हैं और हमने अब तक कुछ 100 3D प्रिंटेड फेस मास्क बनाए हैं। आप किस चीज़ में PhD कर रहे हो? मेरा जो PhD का फील्ड है वो होगा ऐप डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस इन वेरिएबल सेंसर्स, लेकिन इस डिग्री को लाने के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिग्रीज के नाम हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपना मास्टर्स करने वाली हूँ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है मेरा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से नहीं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, और वो एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़ी थोड़ी सबकी चीज़ें होती है, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट होगा उस प्रोजेक्ट में, लेकिन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होगा। ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है जहाँ पे क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स के डिग्री के नाम बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे काम होता है वो बहुत ही सिमिलर काम होता है। तो मैं इस एरिया में काम करना चाहती हूँ जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स और वेरिएबल सेंसर्स का एप्लीकेशन हो, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इस डिग्री इस प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट प्रोफेसर्स काम करते हैं, जिनको मुझे पहले ढूंढना है और फिर उस हिसाब से उस डिग्री के लिए अप्लाई करना है जो मेरे काम के लिए बेस्ट फिट बैठे। धन्यवाद शेजू दीदी, आपने अपने बहुत ही कीमती समय इस इंटरव्यू के लिए दिया। आपके भविष्य के लिए शुभकामना और नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार, ये मेरी मम्मी है और आज मैं इनका इंटरव्यू लूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम वंदना महावर है। आपका कोई घर का नाम या जो आपके मम्मी पापा आपको पुकार के बोलते हैं है? मेरा बचपन का घर का नाम है गुड़िया। आज भी मुझे घर में सब उसी नाम से पुकारते हैं। क्या आपका नाम जन्म के बाद बदला है? मेरा नाम शादी के बाद बदला है। पहले वंदना गुप्ता था, अब वंदना महावर है। आपके कितने भाई और बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं। मेरी एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी है। मैं घर में सबसे छोटी हूँ। आप बचपन में शरारत करते थे? हर छोटा बच्चा सबसे ज्यादा शरारती होता है, मैं भी थी। अपने बचपन के कुछ यादें बताइए जो आपको बहुत प्रिय है। बचपन में मुझे अपने भाई बहनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। पड़ोसी बच्चों के साथ भी लुका छुपी खेलने में बड़ा मजा आता था, और घर में झूले के ऊपर झूलना भी मुझे बहुत पसंद था। आपका बचपन में पसंदीदा खिलौना कौन सा था? मेरे पास एक स्टफ टेडी बेयर था, वो मेरा पसंदीदा खिलौना था। उसका नाम मैंने पुन्नू रखा था। आपके स्कूल में कोई पक्की सहेली थी क्या और उनका नाम क्या है? मेरे स्कूल में वैसे तो बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मेरी सबसे पक्की सहेली का नाम था मीनू। आप क्या अभी भी उनके साथ बातचीत करते हो? हाँ, मैं अभी भी उनसे बात करती हूँ, कभी कभी फोन पर। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। आपकी शादी कौन से साल में हुई? मेरी शादी 2003 में हुई थी। खाली वक्त में क्या करना पसंद करते थे? मुझे ड्राइंग और पेंटिंग करना बहुत पसंद था। मैं अपने खाली वक्त में वही करती थी। आप अभी भी कुछ करना पसंद करते हो? हाँ, मुझे अभी भी पेंटिंग करना बहुत पसंद है। आपका पसंदीदा रंग क्या है? मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। इसी रंग के कपड़े भी मुझे बहुत पसंद हैं। आपका पसंदीदा खाना क्या है? मेरा पसंदीदा खाना मसाला डोसा है, जो मुझे बहुत पसंद है। कोई जगह है जो बहुत अच्छा मसाला डोसा बनाती है? यहाँ पर है, उडुपी भवन का डोसा मुझे बहुत पसंद है। आपको इस इंटरव्यू में आकर कैसा लगा? मुझे इस इंटरव्यू में आकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि तुम्हारे कुछ सवालों से मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई।
नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में एक कोविड-19 महामारी फैली हुई है। इस महामारी की वजह से ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती रुचि चौहान। मैं रुचि जी का साक्षात्कार ले रही हूँ क्योंकि वे अपना घर संभालती है और साथ ही एक शिक्षिका भी है। वे शिक्षिका होते हुए बहुत से बच्चों के साथ बातचीत करती है, इसलिए उनकी दिनचर्या बहुत बदली है, तो आज हम उन्हीं से जानेंगे। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि कोरोना वायरस आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित कर रहा है? मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी कि हाँ, ये सही है कि ये हम सबकी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। कैसे? तो जैसे कि पहले हम स्कूल जाते थे, मैं स्कूल जाती थी, मैं वहां पढ़ाती थी। अब हम लोगों को वो सब कुछ हम घर से करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज कि हम लोग उन लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं जिनको हमको रोज देखने की आदत थी, जिन्हें हम रोज मिलते थे या जिनकी हम रोज मदद करते थे। तो वो एक चीज थोड़ी डिफरेंट अलग है। साथ में अगर घर पे देखा जाए तो घर पे मेरी दिनचर्या बहुत बदल गई है। जैसे कि अभी हम लोग घर पे ज्यादा समय देते हैं। लॉकडाउन की वजह से मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि इसका एक फायदा ये हुआ है कि हम लोग अपने परिवार को ज्यादा समय दे पा रहे हैं। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि बच्चे इतने व्यस्त रहते थे अपने स्कूल के काम में और उसमें कि उन्हें टाइम नहीं मिलता था। सिर्फ सैटरडे संडे को ही टाइम मिलता था जब हम लोग साथ में बैठ के कुछ खेल सकते थे, ज्यादा बात कर सकते थे। अभी इस दौरान में हम लोगों के पास ज्यादा टाइम है, हम लोग गेम्स खेलते हैं, हम लोग साथ में ज्यादा बातचीत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा पास में आ गए हैं या ज्यादा समझने लग गए हैं एक दूसरे की पसंद को नापसंद को। और दूसरी तरफ मैं ज्यादा खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। लेकिन अभी क्योंकि हम दोनों टाइम घर में ही हैं और हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो बहुत सारा टाइम खाना बनाने में जाता है। हम लोगों ने थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो अब हमने चेंज ये किया कि अब हम टेक्नोलॉजी से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। जैसे कि पहले हम स्कूल जाते थे, पढ़ाते थे, लेकिन अब हम वो टेक्नोलॉजी के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स होते हैं तो हम स्कूल में मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी के थ्रू बात करते हैं, हम उनके लिए घर से प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो मतलब मुझे अखरता है वो ये है कि हम बच्चों के साथ फेस टू फेस इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। अच्छा, इस समय में आप अपने आप को कैसे व्यस्त रखती हैं? तो व्यस्त रखने के लिए जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि स्कूल का काम रहता है, जैसे कि मैं फ्लोरल स्ट्रीट स्कूल में करती हूँ। अभी हम लोग ऑनलाइन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम लोग प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी को अभी। फिर जब व्यस्त रखते हैं तो हम खाना बनाना है, बच्चों के साथ खेलना है। जैसे कि अभी मेरे बच्चों को मुझे पता नहीं था कि उनको शौक है, लेकिन मेरे छोटे वाले बेटे को समहाउ उसे लगता है कि कुकिंग करना चाहिए, तो हम दोनों ने काफी टाइम कुकिंग साथ में करी है। हम लोगों ने केक्स बनाए हैं, ब्राउनीज बनाए हैं। ये थोड़ा सा अलग पहलू था जो शायद मुझे नहीं पता था कि वो इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम उसको टाइम दे सकते हैं। मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है, तो मैं उसमें भी टाइम देती हूँ। साथ में हम लोग घर में बैठते हैं, हम लोग बातें करते हैं। इंडिया में भी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम रहता है फोन करने का। दूसरी चीज ये भी है कि ISW के साथ भी हम लोग काम ज्यादा कर पाते हैं, उनको ज्यादा समय दे पाते हैं, बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं। ISW के लिए भी हम लोगों ने अभी, जैसे पहले फेस टू फेस करते थे, अभी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी कर रहे हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है, मजा आ रहा है। सिर्फ एक चीज जो मिस करती हूँ वो ये है कि हम लोग राइटिंग जो बोर्ड पे लिखते थे, सिर्फ वो मिस करते हैं। बाकी तो यही कहूंगी कि हाँ, अभी भी हम व्यस्त हैं, उतने ही व्यस्त हैं। यह समय आपके बच्चों को कैसे प्रभावित कर रहा है? बच्चों को प्रभावित करने के हिसाब से मैं ये बता सकती हूँ कि जैसे अभी मेरे 2 बेटे हैं, तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो सीनियर है।
लॉकडाउन की वजह से उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी अभी अटकी हुई है, जो कि वो बहुत 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 उम्मीदों से देख रहा था कि हम लोग सब उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो वो एक चीज है जो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है जो बच्चे 12th पास करके जा रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे उनके एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो भी थोड़े चेंज के साथ हो रहे हैं बच्चों के एग्जाम्स। बट मैं ये कहूंगी कि ठीक है, लेकिन अभी चेंजेस हैं, लेकिन हम लोगों के हिसाब से मेरे ख्याल से शुज़बरी अभी इस तरीके को इस टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग करें। तो बच्चे हमारे हैं तो वो भी स्कूल का काम कर रहे हैं, उनको स्कूल का काम मिलता है। पर्सनली जाने के बजाय, मतलब स्कूल जाने के बजाय वो लोग आईपैड से अपना काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल है। तो वो म्यूजिक सीख रहे हैं, वो भी ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। वो जो अपनी सोशल स्टडीज की क्लासेस है, साइंस की क्लासेस है, जो अदर एक्टिविटीज है, तो सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर मेरी उम्र की होती और आपका विद्यालय इस वायरस की वजह से बंद होता तो आप घर में रहकर क्या क्या करती? मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो इस वजह से बंद होता तो मैं सबसे पहले तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखती, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग सब एक जगह स्थिर हो गए हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो उसके कारण लाइक अपना उठना बैठना मूवमेंट करते रहिए आप घर में, ठीक ठाक खाइए। और दूसरा चीज है कि मैं अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती उसको उसके साथ ही पूरा दिन अपना उसी के हिसाब से बिताने की कोशिश करती, क्योंकि हमारी एक जो दिनचर्या होती है, अगर हम सुबह से उठ के वही सब करें तो हमको एक ऊर्जा मिलती है, हमको एक वो मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ हमारा दिन अच्छा जाएगा। तो मैं अगर आपकी जगह होती तो शायद से, मुझे मालूम नहीं है कि आप कितना काम करते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती तो सबसे पहले उठ के मैं अपना जो भी दैनिक दिनचर्या है, नहाना धोना नाश्ता वगैरह, उसके बाद में सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई करती, अपना होमवर्क फिनिश करती। उसके बाद जैसे कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं कोई भी बुक लेके उसमें थोड़ा सा टाइम व्यतीत करती। और अगर और कोई भी शौक है तो वो भी करना चाहती, लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात जो करती वो करती कि मैं अपने फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड करती। कोरोना वायरस की वजह से आपको ऑनलाइन कक्षा लेने में कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही है? जैसे कि मैंने बताया था कि शुरुआत में हम लोगों को स्पेशली मुझे आदत नहीं थी कि सब कुछ ऑनलाइन करना। मैं ज्यादा पसंद करती हूँ कि अगर मेरा स्टूडेंट या मेरा विद्यार्थी सामने रहे। एक वो चीज थी कि मुझे लग रहा था कि एक थोड़ा सा पर्सनल कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने ये शुरू किया तो इसे सीखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब जब हम उस चीज को सीख गए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करने का मौका हमें मिला। तो पहले कठिन लगा, लेकिन अब हमें लगता है कि सरल है। दूसरी चीज जो मैं मिस करती हूँ वो ये है कि हम लोग जैसे वहां पे जब क्लास में रहती थी तो एक पर्सनल बोर्ड पे लिखना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, चेक करना कि बच्चों ने नोटबुक में पॉइंट्स लिखे हैं कि नहीं, तो वो थोड़ा सा मिस करते हैं। बट स्टिल ये आई थिंक सो कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं धीरे धीरे सीखते हैं, और मेरे ख्याल से व्यक्ति का नेचर होता है कि कोई भी चीज जब शुरुआत में करता है तो उसको कठिन लगती है, और तो हम लोगों को भी कठिन लगी, बट अब हम लोग बेटर कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो बोल ही सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा सीख गई हूँ और अब मुझे उतना कठिन नहीं लगता है। आपने जैसे बोला था कि आप अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ और समय बिता रही हैं, तो आपको कौन कौन से खेल खेलना उनके साथ पसंद है? तो हम लोग काफी खेल खेलते हैं। उसमें से एक होता है, हम लोग मोनोपोली भी खेलते हैं, जो कि काफी काफी लंबा गेम है। तो मतलब उसको आप खेलने बैठेंगे तो आपका काफी टाइम चला जाएगा, लेकिन इट्स फन। हम लोग वो खेलते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्चुअली हम लोग चारों जने डिसाइड करते हैं कि आज पापा की पसंद का गेम खेलेंगे, दूसरे दिन मेरे बेटे की पसंद का गेम खेलेंगे, फिर तीसरे दिन मेरी पसंद का गेम खेलेंगे। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं। तो मुझे लूडो खेलना बहुत पसंद है, मुझे मोनोपोली खेलना बहुत पसंद है, हम लोग ऊनो भी खेलते हैं।
और हम लोग पिक्चर का भी खेलते हैं। तो मतलब खेल के लिए तो इतने सारे हैं गेम्स कि हम लोग बस मतलब खेलते रहते हैं। बट मोस्टली बोर्ड गेम्स में उनो, बोर्ड गेम्स में सॉरी मोनोपोली, पिक्चरिका खेलना ज्यादा पसंद है, और कार्ड्स में हम लोग उनो वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद आपका साक्षात्कार देने के लिए। धन्यवाद आपका हमारा साक्षात्कार लेने के लिए। ISW हिंदी कक्षा के समापन के लिए मैं अभिराम अपने पिताजी को साक्षात्कार कर रहा हूँ। पिताजी, आपका नाम क्या है और आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? बेटा, मेरा नाम अनुपम सिंह है और मेरा जन्म 19 मार्च 1976 which is 19th March 1976 को रायबरेली उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। आप कहाँ बड़े हुए थे? बेटा, मैं पहले 3rd क्लास तक या तीसरी कक्षा तक मैं दिल्ली में बड़ा हुआ था, और उसके बाद फिर मेरे पिताजी और मेरी फैमिली हम लोग जो हैं बेंगाजी लिबिया में मूव हुए, जहाँ पे मेरे पिताजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। तो मेरा बचपन लिबिया में बीता 6 साल, तीसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक मेरा बचपन लिबिया में था। आपकी पाठशाला कैसी थी? बेटा, वहाँ पे लिबिया में हम लोग इंडियन स्कूल में थे, जो कि इंडियन कम्युनिटी स्कूल था। और क्योंकि हम लोग जो इंडिया का करिकुलम था CBSE के द्वारा संचालित, उस करिकुलम में हम लोगों की पढ़ाई होती थी। तो जो हमारा स्कूल था वो इंडियन कम्युनिटी में जो इंडिया के लोग वहाँ पे रहते थे, काम करने के लिए आए हुए थे, वहाँ पे जो फैमिलीज़ थी, वहाँ पे जो माताएं थीं, उन लोगों के एफर्ट्स के कारण वो स्कूल चल पा रहा था, और वो लोग अपनी सेवाएं देते थे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उनमें से बहुत सारी जो टीचर्स जो थे हमारे, वो लोग या तो हाउस वाइफ्स होती थी पहले, या उनके पास कुछ ट्रेनिंग बैकग्राउंड था, लेकिन सब लोग बहुत एफर्ट से, बहुत प्यार से हम लोगों को पढ़ाते थे। और घर जैसा एनवायरनमेंट था। बहुत बड़ा स्कूल नहीं था हम लोगों का, छोटा स्कूल था। टोटल हम लोग करीब 100 बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे, और हर क्लास में करीब 20 बच्चे, ऐसे इस तरह से 20-25 बच्चे होते थे, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। वो बहुत अच्छा है। अब हमारे पाठशाला में आज उतने बच्चे नहीं रहते हैं, सिर्फ 7-8 बच्चे रहते हैं एक कक्षा में। तो जब आप बच्चे थे तो आप कहाँ कहाँ गए थे, लिबिया में और भारत में भी? तो लिबिया में जो है वो हम लोगों का जो शहर था बेंगाजी, वो बहुत सुंदर शहर था, मेडिटेरेनियन सी के बगल में था। तो हम लोग वहाँ पे वीकेंड्स पे यूजली हम लोग बीच पे जाते थे। वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा था, क्लाइमेट बहुत अच्छा था, वहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट था, और टेम्परेचर हमेशा 30-32 डिग्रीज के बीच में रहता था। और सेल्सियस, यस, 30-32 डिग्री सेल्सियस में रहता था। बहुत सुंदर जगह थी, और लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पे जो है। वहाँ पे बिल्कुल क्राइम नहीं था। वहाँ पे हम लोग वीकेंड्स पे बीच पे जाते थे, नहीं तो हम लोग वीकेंड्स पे जो हमारे जो नेबर्स, इंडियन नेबर्स जो फ्रेंड्स थे, और मेरी फैमिली के जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों के साथ हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते थे। पास में वहाँ पे ग्रीन माउंटेन्स करके छोटे छोटे माउंटेन्स होते थे, वहाँ पे जाके हम लोग 4-5 घंटे के लिए पिट्ठू खेलते थे, या पकड़ पकड़ाई खेलते थे, या फुटबॉल खेलते थे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते थे, पेरेंट्स जो होते थे वो लोग भी खेलते थे साथ साथ में। हम लोगों का बचपन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा भी था। लिबिया बहुत हज़ारों साल पहले रोमन एम्पायर
द्वारा संचालित था। वहाँ पे जो है रोमन एम्पायर जो है वो लीबिया को ऑक्यूपाई किया था रोमन एम्पायर ने। तो वहाँ पे कुछ रोमन एम्पायर के बहुत सैकड़ों सालों पहले के रूइंस भी हैं वहाँ पे। शूशा शहाद करके रूइंस थे वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग कभी कभी जाते थे। करीब 250 किलोमीटर दूर थे हम लोग के घर से। तो बहुत बढ़िया ट्रिप होता था वहाँ पे। हम लोग जाते थे, सुबह जाते थे सैटरडे को, वहाँ पे रात में रहते थे और संडे को फिर वापस आते थे, सब जगह देख दाख के। बहुत बढ़िया ट्रिप होता था। बहुत अच्छा समय बीता हम लोग का वहाँ। तो जब आप जाते थे वहाँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ जाते थे या माता पिता का? हम लोग सारे फैमिलीज जाती थी, क्योंकि लंबा ट्रिप होता था तो फैमिलीज के साथ रहना। तो उसके अंदर जो है, जो फैमिलीज में मतलब जो पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स होते थे, उनके बच्चे हमारे फ्रेंड्स होते थे। तो इट वाज ऑल फैमिली फ्रेंड्स। हम लोग सब फैमिली फ्रेंड्स होते थे और सब लोग मिलके जाते थे और सब लोग मिलके अच्छा टाइम बिताते थे। सब हम लोगों के जो पेरेंट्स थे या माँ या आंटीज़ या अंकल्स, वो लोग ये खाना वाना बना के लेके जाते थे सबके लिए। तो सब बढ़िया, सुबह से शाम तक आराम से पिकनिक की तरह से खाना होता था और खेल होते थे और बारबेक्यू होता था। बहुत बढ़िया रहता था, बहुत मजा। तो वहाँ क्या क्या था? रूइंस में क्या क्या कुछ करने का था या बस देखने के लिए था? नहीं बेटा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे होती हैं, रूइंस जैसे होते हैं, वैसा था बस। जैसे शायद आप ग्रीस गए होंगे अगर आपने, तो जब ग्रीस गए थे तो आपने देखा था वहाँ पे जैसे रूइंस थे जी। उस तरह के रूइंस थे वहाँ पे जो हैं। रोमन रूइंस बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। इट वाज वेरी वेरी नाइस। तो कोई म्यूजियम नहीं था या कोई शॉप्स वॉप्स नहीं थे, बस वो था और उसका सराउंडिंग एरिया कैसा था? म्यूजियम्स वगैरह नहीं थे, शॉप्स नहीं थे। लीबिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री के हिसाब से या सोशलिस्ट कंट्री के हिसाब से देखा जाता था उस समय, जहाँ पे बिजनेसेस नहीं अलाउड थे। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट रन थी और सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा सिक्योरिटी होती थी, बहुत सेफ एनवायरनमेंट था। कभी भी मेरे को बचपन में ऐसा नहीं लगा कि मैं वहाँ पे कोई ऑपरेशन हो या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, लेकिन एट द सेम टाइम बिजनेसेस नहीं थे। तो और भारत में कैसा था? वो लीबिया से कैसे डिफरेंट था? तो बेटा भारत जो है वो, मैं तो बचपन में था, मैं पहले जो है तो उतना याद नहीं है। तो उतना मेरे को उससे पहले का याद नहीं है। लेकिन 9th क्लास में जो है मैं मूव होकर भारत गया, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी स्कूल था, वहाँ पे हायर स्कूल के क्लासेस की पढ़ाई की जो स्टैंडर्ड था वो उतना अच्छा नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सब कम्युनिटी वाले लोग माताएं पढ़ाती थी। तो क्योंकि स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं था, इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि बेस्ट रही होगा कि मैं वहाँ पे दिल्ली में जाकर हॉस्टल में रह के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करूँ। तो 9th क्लास में मैं अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली मूव हुआ और वहाँ पे जो है दिल्ली में हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल आके पुरम में थे। मैं वहाँ पे हॉस्टल में था 9th 10th 11th 12th। तो हॉस्टल में रहना कैसा था? आपकी पहली रात आपको याद है वो कैसी थी? हाँ, तो हम लोगों ने इसके बारे में पहले बात की हुई है। इट वाज अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस था। क्योंकि लीबिया में जो है बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था। वहाँ पे छोटी सी कम्युनिटी थी हम लोगों की, इंडियंस की, और सब फैमिलीज थे, सब एजुकेटेड थे और सब लोग प्रोफेशनल्स थे। और हम लोग का जो एनवायरनमेंट था बहुत प्रोटेक्टेड था। लेकिन दिल्ली में हॉस्टल में बहुत डिफरेंट था। बहुत डिफरेंट तरीके के, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। कुछ लोग बहुत फास्ट थे, कुछ लोग बहुत कंजर्वेटिव थे। तो सब तरह के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। तो वहाँ पे पहली रात में जो है मैं और मेरे बड़े भाई, हम लोग जो हैं आप सेम हॉस्टल में थे? हम लोग सेम हॉस्टल में थे। हम लोग इनफैक्ट हम लोग पहली रात में जो पहले साल में लोग एक ही रूम में थे। तो हम लोग जो हैं वो एक मल्टीपल स्टूडेंट रूम था, उसके अंदर 8 बच्चे रहते थे उस कमरे में। तो वो बहुत बड़ा था, लेकिन या सिर्फ एक ही? ठीक साइज का था। वहाँ पे जो बंक बेड्स होते थे, तो
ऊपर नीचे बच्चे सोते थे। 4 बंक बेड से 8 बच्चे पढ़ते थे। तो हम लोग जो है मैं बड़े भाई, हम लोग जो हैं बच्चे थे, मैं 9th क्लास में था, मेरे बड़े भाई 11th क्लास में थे। तो हम लोग हम लोग जो है अच्छी तरीके से कुर्ता पजामा रात में ड्रेस करके 9 बजे करीब जो लाइट्स डाउन का टाइम होता था, तो उस समय जाके 9 बजे हम लोग जाके सो गए। हम लोग अपने बेड पे जाके लेट गए और जो बच्चे थे वहाँ पे वो लोग अपना डिफरेंट करीब की तरह की वेशभूषा में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे और म्यूज़िक सुन रहे थे और कोलाज बना रहे थे। तो रात में 2 बजे तक म्यूज़िक सुनते हुए और बातें करते हुए वो लोग जो हैं उन लोगों का ऐसे टाइम बीत रहा था, क्योंकि 9 बजे जो है लाइट्स ऑफ हो जाती थी। तो उस समय उन्होंने दिखाया कि 9 बजे लाइट्स ऑफ हो गई, तो उस समय जो हमारे वार्डन साहब जो हैं वो जाके राउंड लेते थे। एक बार वार्डन साहब का राउंड हो जाता था तो उसके बाद फिर बच्चे अपना काम शुरू करते थे जैसा भी उनको करना होता था। तो हम लोगों के लिए बहुत डिफरेंट था। हम लोगों के लिए इट वॉज बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसा हमने कभी पहले देखा नहीं था। रात में 9-10 बजे के बाद हम लोग सो जाते थे, तो रात में तो वहाँ पे तो 2, ढाई, 3 बजे तक बच्चे जगे हुए थे और खिलवाड़ कर रहे थे, खेल रहे थे और म्यूज़िक सुन रहे थे और तरह के काम कर रहे थे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हर रात वैसे ही थी हॉस्टल में सब बच्चे डिफरेंट, हाँ सब लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ अपना करते रहते थे। तो बट हम लोग भी धीमे धीमे हम लोग एडजस्ट हो गए और वहाँ के एनवायरनमेंट से हम लोगों को समझ में आ गया कि इट इज़ नॉट कि वहाँ पे इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम सारे बच्चे जो हैं उन लोगों का गोल यही होता था कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो सब लोग पढ़ाई भी करते थे और खेलते भी थे। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों का स्कूल का टाइम भी था। तो जब आप हॉस्टल में थे तो हॉस्टल के अंदर कोई डेस्क थे या कोई पढ़ाई की जगह था? या हम लोग की यहाँ लाइब्रेरी होती थी जो कि रात में 9 बजे तक खुलती थी, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। नहीं तो हमारे रूम में जो है डेस्क होते थे और चेयर्स होती थी, तो वहाँ पे बैठ के वीकेंड्स में पढ़ सकते थे। और नहीं तो आप बाहर लॉन थे हमारे, तो कुछ बच्चे जो हैं बाहर जाके अकेले में एकांत में, जो हॉस्टल के बच्चे थे वो लोग लॉन में जाके पेड़ के नीचे पढ़ सकते थे। आपकी पढ़ाई कहीं पे जहाँ पे आपको चाहते थे आप वहाँ पे पढ़ सकते थे। वहाँ पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। तो वहाँ एक बहुत बड़ी कैंपस थी या छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी? पूरा कनेक्टेड था? दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है वो इंडिया के टॉप स्कूल्स में आता है और आर.के. पुरम एंड बहुत बड़ा स्कूल था। वहाँ पे हम लोगों के पढ़ाई जो है वो 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस होती थी। सिर्फ हाई स्कूल था और वो हाई स्कूल में करीब 4 क्लासेस के बीच में करीब 4000, आई थिंक मोर देन दैट, आई थिंक करीब 7000 बच्चे पढ़ते थे। तो बहुत बड़ा स्कूल था और बहुत बड़ा कैंपस था। हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे उपलब्ध थी। तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि आपका पसंदीदा व्यर्थ क्या था और क्यों था? पसंदीदा विषय बेटा मेरा पसंदीदा विषय बायोलॉजी था। मेरे को शुरू से बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी और बायोलॉजी में भी स्पेसिफिकली मेरे को जूलॉजी बहुत अच्छी लगती थी। और मैं बहुत इंटरेस्टेड था बायोलॉजी में, जूलॉजी में। अपने कि फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, कैसे फिजियोलॉजी होती है उसकी, किस तरह से इतनी एफिशिएंट होती है। इट वाज ऑल बहुत इंटरेस्ट था। तो वो आपका इंस्पिरेशन था डॉक्टर बनने? वो भी इंस्पिरेशन था। प्लस हम लोगों की फैमिली में मेरे पिताजी जो हैं वो डॉक्टर हैं, ऐसे आपको पता है। तो उसकी वजह से भी शुरू से डॉक्टरी की तरफ मेरा रुझाव रहा। और लिबिया में जो भी हम लोगों के आसपास में जो नेबर्स थे, जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, वो सब डॉक्टर्स थे। तो शुरू से बचपन से हम लोगों ने जो है उसी एनवायरनमेंट में बचपन में बड़े हुए, तो शुरू से वैसे ही इंटरेस्ट था। तो फिर आप अमेरिका क्यों आए? क्योंकि आपके माता पिता भारत में थे, आपके दोस्त सब वहाँ थे, तो आप यहाँ क्यों आए? और जब आप यहाँ आए तो आपको डर लगा क्योंकि यहाँ आपके पास कोई नहीं था? बेटा अमेरिका जो है वो ऐसा देश है जहाँ पे आप अपनी किसी भी फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं।
और यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर किसी को कंप्यूटर्स में जाना है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब मैं अपना मेडिकल कॉलेज ख़त्म कर रहा था उस समय मेरे बड़े भाई, वो भारत में था, उस समय वो भारत में था, और मेरे बड़े भाई जो हैं वो ऑलरेडी अमेरिका आकर उन्होंने अपनी मेडिकल फील्ड में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो मेरे पास सपोर्ट था, ऐसा नहीं था यहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे मेरे बड़े भाई थे, आपके ताऊ जी थे वहाँ पे। तो क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में और अपने विषय में और अपने फील्ड में बेस्ट ट्रेनिंग और बेस्ट काम जितना भी पॉसिबल हो सके करना चाहता था, इस वजह से मैं अमेरिका आया। और अब तो 20 साल हो गए अमेरिका आकर, और जैसा हम लोगों ने सोचा था, जैसा हम लोग चाहते थे, उससे बहुत अच्छा हुआ। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, और डिस्क्रिमिनेशन और जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हैं। तो अमेरिका आना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था। तो आप 3 जगह में रहते थे, लिबिया, भारत और यहाँ यूएस में। तो आपको कौन सा पसंद लगता है सबसे? बेटा, हर जगह के अपने अपने अच्छे एक्सपीरियंस थे। लिबिया में एक्सपीरियंस जो मेरा बचपन का था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे आपके सब दोस्त थे और छोटी कम्युनिटी थी और सिक्योरिटी थी वहाँ पे। वहाँ पे कभी हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग ऑप्रेस्ड हैं या कोई प्रॉब्लम है। मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छा था। इंडिया का जो एक्सपीरियंस था वो डिफरेंट था, क्योंकि पहले हम लोग स्कूल में थे, हॉस्टल में थे। उसके बाद फिर मैं मेडिकल कॉलेज मैंने पौंडीचेरी से किया, जो कि अगेन डिफरेंट एरिया था इंडिया का। एंड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे कॉलेज की पढ़ाई थी और मेडिकल स्कूल की पढ़ाई थी। वो वर्सेस यहाँ पे लिबिया के बाद, इंडिया के बाद अमेरिका आना, बहुत ही डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो मेरे को अमेरिका में बेस्ट बात लगती है वो ये लगती है कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ पे सिस्टम जो है बहुत फेयर है। और अमेरिका का बेस्ट बात ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे तो सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। एंड अमेरिका का वही बेस्ट मेरे को लगता है, बेस्ट बात अमेरिका की यही है कि बहुत सपोर्टिव और बहुत अपॉर्चुनिटीफुल एनवायरनमेंट। थैंक यू पापा आपके समय के लिए, और मैं ISW को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में एक कोविड-19 महामारी फैली हुई है। इस महामारी की वजह से ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती सोनिया गैरा। मैं सोनिया जी का साक्षात्कार ले रही हूँ क्योंकि वे अपने घर को संभालती है और साथ ही एक शिक्षिका भी है। वे शिक्षिका होते हुए बहुत से बच्चों के साथ बातचीत करती है, इसलिए उनकी दिनचर्या बहुत बदली है, जैसा कि हम जानेंगे। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि कोरोना वायरस आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित कर रहा है? कोरोना वायरस सब लोगों की तरह मैं भी घर में बंद हूँ, ज़्यादा जगह पर नहीं जा पा रही हूँ, अपने स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, आप लोगों से नहीं मिल पा रही हूँ। तो ज़्यादातर सबका जैसे चल रहा है, मेरा भी वैसे ही चल रहा है कि घर के अंदर ही हैं हम लोग भी, क्योंकि उसी से हम ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। तो अभी तक तो ऐसे ही है। बाकी दिनचर्या थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, जैसे पहले सब बहुत भाग दौड़ लगी रहती थी, तो अभी थोड़ा सा धीमापन आ गया है, जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है। ऐसे समय में आप अपने आप को घर में कैसे व्यस्त रखती हैं?
घर में व्यस्त रखने के लिए तो बहुत सारे काम हैं, तो सब वही काम करती हूँ। खाना बनाती हूँ और अम, अपने सबके सब जो भी बाकी के सब घर के काम रहते हैं, सफाई ये वो सब कुछ वैसा जैसा रेगुलर कोई भी गृहिणी करती है वैसे करती हूँ। और उसके अलावा शनिवार को जैसे हमारी हिंदी की क्लासेस होती हैं, कक्षा होती है हमारी ऑनलाइन, वो करती हूँ। और उसके अलावा गाना सुनती हूँ। और मेरे को समाचार पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो पढ़ती हूँ, लेख पढ़ती हूँ बहुत सारे। मुझे अच्छा लगता है वो सब करना। तो एक तरीके से बोलूँ तो मुझे ये कोरोना वायरस का जो पूरा माहौल है उसमें अपने सब प्रिय काम करने को मिल रहे हैं। मैंने थोड़ा-सा कलाकारी भी करी, थोड़ा स्केचिंग किया। तो अच्छा लग रहा है करने को सब बाकी सब काम। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आप कोई भाग-दौड़ नहीं है, सब एक अपनी गति पे आप कर सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है। आपने बोला था आपको लेख बहुत पसंद है, आपको कौन-कौन से लेख पसंद हैं? अभी इन दिनों मेरा बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार के लेख मैं पसंद करती हूँ पढ़ना। कई बार कुछ व्यंजन बनाने की रेसिपी भी देख लेती हूँ, कई बार और बाकी विश्व के अंदर किस तरीके से सब के सब देश जो हैं वो कोविड समस्या को हल करने के तरीके ढूँढ रहे हैं, उस बारे में पढ़ती हूँ। कभी-कभार छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ लेती हूँ, तो बहुत सारे कोई ऐसा एक एक तरीके का नहीं है, अलग-अलग तरीके के लेख पढ़ती हूँ। अच्छा, यह समय आपके बच्चों को कैसे प्रभावित कर रहा है? उन लोगों को बिल्कुल वैसे ही प्रभावित कर रहा है जैसे आपको कर रहा होगा। वो लोग का भी उनके भी सबका सब स्कूल के अंदर जो कक्षाएं हो रही हैं वो सब ऑनलाइन हो रही हैं, तो उन लोगों का एक पूरी पूरी दिनचर्या है। वो लोग सुबह अपनी अपनी कक्षा करते हैं, फिर जो उनको गृह कार्य मिलता है वो करते हैं। अम, हाँ, सिर्फ ये है कि बस में नहीं आ जा रहे हैं, तो घर के अंदर ही स्कूल चल रहा है। और वो लोग भी अपना समय व्यतीत करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन बात वगैरह कर लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका भी चल रहा होगा वैसे ही चल रहा है उनका भी। आप अगर मेरी उम्र की होती और आपके विद्यालय बंद हो जाते इस वायरस की वजह से, तो आप घर में बैठकर क्या करती? ओह वाह! सबसे पहले तो एक बात बोलनी है तन्वी, तुम्हारे मुझे प्रश्न बहुत ही रोचक लगे, बहुत ही अच्छे थे। अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती तो शायद सब वही कर रही होती जो तुम कर रही हो अभी। अपने आप को अपना समय व्यतीत करने के लिए गाना सुनती या कहानियां पढ़ती या अपनी मम्मी का मदद करती, या अपने छोटे भाई का ध्यान रखती जैसे तुम ध्यान रख रही हो। तो मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ और अलग से करती, क्योंकि ज्यादा 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 लोगों के पास ज्यादा अम, कैसे बोलूं मैं, ऑप्शंस नहीं है। हमारे पास बहुत ही कम तरीके हैं जिससे हम लोग अपने आप को अम, अपने समय को बिता सकते हैं, तो सब वही करती शायद अपने परिवार के साथ। जैसे अभी भी हम लोग मेरे बच्चों के साथ में कई बार ताश खेलती हूँ, या हम लोग नीचे जाकर के थोड़ा बैडमिंटन खेल लेते हैं, या सैर पे चले जाती हूँ। तो शायद सब कुछ वही करती जो आप सब बच्चे इस समय कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आपको ऑनलाइन कक्षा लेने में कौन-कौन सी कठिनाइयां आ रही है? कठिनाइयां तो सिर्फ यही है कि मैं तुम सब बच्चों को ऐसे देख नहीं सकती हूँ। मतलब मैं देख सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं देख सकती हूँ। तो एक सिर्फ वही है, बट लेकिन अगर मैं ऐसे पूरा का पूरा एक उसमें देखूं तो मेरे को तो ज्यादा मजा आ रहा है ऑनलाइन कक्षाओं में, क्योंकि तुम लोगों के साथ में उतना ही वार्तालाप कर पा रही हूँ, उतना ही मजा ले पा रही हूँ तुम लोगों की बातों का। और हम सचमुच देखा जाए तो सौभाग्यशाली हूँ कि तुम सब बच्चे इतने अच्छे हो कि कभी भी कुछ मेरे को परेशानी नहीं आई है कोई भी। तो मुझे लग ही नहीं रहा है ज्यादा, सिर्फ हाँ
मुझे मुझे गाड़ी नहीं चला करके जाना है, तो ये कठिनाई तो नहीं है, ये तो ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ज़्यादा कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। मुझे अम, उसके सब के सब अच्छा ही लग रहा है, देखा जाए तो। हुँ। आप क्योंकि सब लोग अपने घर पे हैं, तो आपको किस चीज़ सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो आप? सबसे ज़्यादा मैं अपना स्कूल जाना मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट टीचिंग करती हूँ बूस्टर स्कूल्स के लिए। तो बच्चों को देखना, उनके साथ में समय व्यतीत करना, और मेरा सब्स्टिट्यूट टीचिंग होने की वजह से मेरा छोटे से लेकर के बहुत सारे बड़े बच्चों तक मैं काम करती हूँ। तो वो सिर्फ एक बहुत ज़्यादा मैं मिस कर, क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। अगर मेरी अपनी कुछ एक कक्षा होती तो शायद मैं उन बच्चों को भी देख पाती। लेकिन अभी इतने में ही खुश हूँ कि तुम लोगों को देख पा रही हूँ। और आप इंडिया में रहती थी, तो आप विद्यालय में काम करती थी ना? हाँ। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी उस विद्यालय में? विज्ञान पढ़ाती थी, और उसमें भी जीव विज्ञान विच इज़ बायोलॉजी, और रासायनिक विज्ञान विच इज़ केमिस्ट्री, वो पढ़ाती थी हाई स्कूल स्टूडेंट्स को। आप जब छोटी बच्ची थी, आपका सबसे मनपसंद क्या बोलते हैं, विषय कौन सा था? विज्ञान था। विज्ञान और अंग्रेजी भी था। आपकी कोई ऐसे क्या बोलते हैं चाइल्डहुड मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगी? ऐसे तो बहुत सारी हैं बचपन की यादें हैं, क्योंकि आई थिंक जब आप एक जैसे जैसे आप हर एक चीज एडअप होती जाती है, हर एक चीज जुड़ती जाती है आपकी स्मृति के साथ, तो बहुत सारी हैं यादें एज सच। हाँ, मुझे जब हमारे बारिश खूब होती थी तो हमारे स्कूल बंद हो जाते थे, जैसे आप लोगों का यहाँ पर बर्फ खूब पड़ती है तो स्कूल बंद हो जाते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि घर पे बैठे हैं और बारिश की आवाज पड़ रही है, अम, सब सबके सब घर पे के अंदर हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एक लगता था मुझे, वो सबसे ज्यादा यादगार चीज है मेरे लिए। अच्छा। और आप यहाँ पे रह के जैसे अभी समय में आपको ऐसे किचन में काम और ऐसे घर के काम करने पड़ रहे हैं, आपको कुकिंग करनी पड़ती है, तो आपकी फेवरेट डिश बनाना कौन सा है? कौन सी अरे फेवरेट वाह! बहुत सारी हैं, सच बताऊं तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मुझे परेशानी हो। काफी कुछ, जैसे अपने जो भी जितने भी भारतीय व्यंजन हैं मैं वो सब कर लेती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तो राजमा हो गया या पनीर का कोई व्यंजन हो गया, वैसा कुछ बनाने को। देखो तुम्हारे भी मुंह के ऊपर हंसी आ रही है, इसका मतलब तुम भी मजे लेकर के खाती होंगी जब मम्मी बनाती हैं तो। हाँ। वो हाँ, क्योंकि ये सब जो है ये हमारे भारतीय उसकी अम, बहुत जरूरी व्यंजन है, राजमा और पनीर, और कोई भी नहीं है जो ऐसा बोले कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ठीक है। धन्यवाद ये इंटरव्यू करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे, कितने सारे तो आपके विषय उसमें भी नहीं थे, सूची में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने उनको बहुत अच्छे से पूछा और किया, तो आपका बहुत धन्यवाद।